अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सराउंडिंग के अंदर जो है करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ जो है उसकी हेल्प ली थी, इसी तरह से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन जो है उसके लिए अम्पेयर्स लॉ यूज़ करते हैं। अम्पेयर्स लॉ सिंपली क्या है कि जी अगर हमारे पास जो है एक पीस ऑफ वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो हम उसकी सराउंडिंग में एक एम्पेरियन लूप ले लेंगे, बिल्कुल इमेजिनरी लूप है ये, और हम इस लूप को यूज़ करते हुए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा जी हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है और एक सराउंडिंग में हमने जो है एक कोई क्लोज जो है वो पाथ ले लिया है, और ये जो इसको हम एम्पेरियन लूप कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इस पूरे पाथ को जो है वो डिवाइड करेंगे स्मॉल पैचेस में, और हर एक की जो लेंथ है वो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट की जाएगी, और हर एक के लिए हर पोजीशन के लिए हमारे पास सर्टन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी। देन अब तमाम पाथ को आपने जो है वो स्मॉल लेंथ्स में डिवाइड कर लिया है, उसके बाद आपने हर जगह पर जो है मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है। देन हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी इंडिविजुअली वो हमारे पास होगी जी एक B डॉट डेल्टा एल हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होगा B डेल्टा एल कॉस थीटा के। अगर आप ओवरऑल टोटल पाथ के ऊपर B डॉट एल कैलकुलेट करें और उन्हें एडअप करते चले जाएं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जी B डॉट डेल्टा एल फर्स्ट पैच के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, अप टू n के लिए, तो ये टोटल जो हमारे पास एंटीज का सम होगा ये इक्वल होगा जी म्यू नॉट आई के। आई जो है वो टोटल करंट है जो उस लूप में से पास कर रहा है, और म्यू नॉट जो है ये कांस्टेंट है। इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो पैचेस जो हैं वो n पैचेस हैं, और आप जो है फर्स्ट पैच r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं और अप टू n तक उसे ऐड करते चले जाते हैं, तो वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। यहाँ पर म्यू नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है जी हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर के। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सराउंडिंग में किसी भी करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में जो है हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें से करंट पास कर रहा है, अगर आप उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एम्पेयर्स लॉ जो है वो हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि हम दो केसेस देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसकी सराउंडिंग में हम एक जो है वो सर्कुलर लूप ले लेते हैं और आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है r डिस्टेंस पे। तो जी जो हमारे पास जो है स्ट्रेट वायर है उसकी सराउंडिंग में जो लूप है, क्योंकि वो जो लूप है वो सर्कुलर है, तो हमारे पास वो जो B डॉट डेल्टा एल है वो हमारे पास जो है वो B इंटू सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का, जो कि हमारे पास 2 पाई r है, और करंट हमारा I है। तो सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। 2 पाई r जो है वो हमारे पास क्योंकि सर्कुलर पैच है तो डिस्टेंस जो है वो हर डायरेक्शन में सेम है, इसलिए सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, तो जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। देन अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी सॉलिनॉइड की, सॉलिनॉइड जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी एक पैच ले लेते हैं, उस पैच में हम जो है एक एम्पेरियन लूप सपोज करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसकी जो है पर्टिकुलर लेंथ को डिफाइन किया जाएगा, और इस लेंथ के अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हुए है जो हम सॉलिनॉइड की जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाती है जी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन जो है यहाँ पे वो एक कांस्टेंट है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं को कॉरिस्पॉन्ड करता है पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सॉलिनॉइड्स की, अगर आप उसको टोटल लेंथ पे डिवाइड कर दें सॉलिनॉइड की, तो हमारे पास जो है वो स्मॉल n आ जाएगा। I जो है वो टोटल करंट है जो सॉलिनॉइड में से पास कर रहा है, देन हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट स्ट्रेंथ पे और इसके अलावा जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ उस पर डिपेंड करती है। म्यू नॉट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर आप सॉलिनॉइड की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जिस डायरेक्शन में जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, आप सॉलिनॉइड की देख सकते हैं स्क्रीन पे जी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम जो है ये जो हमारी फिंगर्स हैं उसकी अकॉर्डिंगली हम मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल को डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा अहम है कि जो सॉलिनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ में होगी, और उसके एक्सटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यानी कि किसी भी जो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है, और जो बाहर है हमारे पास डायरेक्शन वो नॉर्थ से साउथ है। और
जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड की वो सिर्फ और सिर्फ विद इन दी सोलिनॉइड ही एग्जिस्ट करती है, जबकि बाहर स्पेस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, नियरली हम उसे जीरो सपोज करते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो चार्ज है वो मूव कर रहा हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और आप उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए हम सपोज ये करते हैं कि जी हमारे पास एक वायर है जिसमें से कुछ चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और वो जो चार्जेस का फ्लो है वो इन जनरल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी एक वायर में से करंट आई फ्लो कर रहा है, और वो जो आई जो करंट फ्लो कर रहा है इन जनरल वो नंबर ऑफ चार्जेस की मूवमेंट की वजह से है। अब जिस डायरेक्शन में करंट हमारे पास मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी जो है वो होगी। चार्जेस जो हैं वो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमें अपने सिस्टम को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब जी क्या होगा, ये जो चार्जेस जो मूव कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इनको इन्फ्लुएंस करेगी और इनके ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो जो फोर्स है वो हम करंट के ऊपर जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। जैसे कि जी टोटल करंट जो है हमारे पास जो इस वायर में फ्लो कर रहा होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी से, जो हमारे पास आ जाएगा एन, जो कि हमारे पास होगा जी नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। देन हमारे पास होगा जी ए क्यू वी, वी जो है हमारे पास चार्जेस की वेलोसिटी है, ए जो है वो एरिया है उस वायर का, और एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है जो उस वायर में है। इसके अलावा अब ये जो फोर्स है ये कंप्लीट आई जो है करंट है उसके ऊपर लग रही है, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू आई एल बी, और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो सिंगल एक पर्टिकुलर चार्ज पे लग रही है, जो कि इक्वल होगी जी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, और B जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और F जो है वो फोर्स है जो चार्ज पे लग रही है। और इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन राइट हैंड पाम रूल ही यूज़ करेंगे, और वो राइट हैंड पाम रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई होगा कि जी हमारे पास फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो थंब है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो जो पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि जब किसी पीस ऑफ वायर में से करंट फ्लो हो रहा होता है और चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो उन चार्जेस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से वो चार्जेस जो हैं वो उस वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते चले जाते हैं इस फोर्स की वजह से। अब अगर सर्टेन रीजन के अंदर आपके पास एक चार्ज जो है वो मूव कर रहा हो और उस रीजन में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती हो और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती हो, तो हमारा जो चार्ज है वो किस किस्म का बिहेवियर शो करेगा। जी अब अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे जो है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अमल करेगी। लेकिन अगर चार्ज वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ और सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या होगा जी हमारा जो चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी अमल करेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी अमल करेगी, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स से, जो कि सम होगी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। अब जी हमारे पास एक सोर्स है जिसने कोई चार्ज जनरेट किया है और वो जो है फील्ड में मूव करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब जब ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो आप देख सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, क्योंकि जो हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चार्ज के ऊपर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। यानी कि अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करते हैं इस तरह से कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, तो चार्ज जो है वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता चला जाएगा। और अगर आप इस तरह से बैलेंसिंग करें तो हमारे पास जो चार्ज की स्पीड है वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए E डिवाइड बाई बी के, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो काम करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं करती, ये जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जस्ट डिफ्लेक्ट कर देती है, पाथ से हटा देती है, लेकिन ये किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं करती, क्योंकि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, और हमारे पास जो नेट वर्क डन है जो है वो F.D जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स काम करती है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, उसके लिए किसी किस्म का कोई जो है वो वर्क एग्जिस्ट नहीं करता।
नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास अगर आप E/m वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि चार्ज टू मास रेशो आपने कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे जी, हम इलेक्ट्रॉन को फायर करेंगे ऐसे रीजन में जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब जैसे ही वो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, उसके ऊपर जो है वो फोर्स अमल करेगी। मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो चार्ज को डिफ्लेक्ट करते चली जाएगी, हत्ता कि वो जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक दायरा सा जो है वो चार्ज जो है उससे बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ये जो अब क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो दायरे में मूव कर रहा है, तो दायरे में मूव करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो है जी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका काम करेगी मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी। तो देन हम हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख लेंगे। वहाँ से हमारे पास जो है वो चार्ज टू मास रेशो के लिए जो रिलेशन आ जाएगा वो है जी हमारे पास V/BR। यहाँ पे V जो है वो हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और R जो है वो रेडियस है। अगर आप ये R कैलकुलेट कर लें तो हम जो है वो E/m वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और R कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स हैं, जिनमें हम जो है एक कैथोड रे ट्यूब हमने रखी हुई है, जिसमें एक फिलामेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट करता है, और वो जो फिलामेंट जो इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट करता है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे के अंदर जो है वो जनरेट होते हैं। देन हमने इस सारे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होंगे और फील्ड में मूव करेंगे तो उनका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से। और अब वो जो सर्कुलर पाथ है उसको प्रोमिनेंटली दिखाने के लिए हमने कैथोड रे के अंदर स्पेशल जो है वो गैसेस फिल की होती हैं, जैसे कि हम नोबल गैसेस यूज़ करते हैं जिसमें नियॉन और हीलियम शामिल है। अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही कैथोड रे में जाएंगे वहाँ पर जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेंगे तो वो जो है हमारे पास जो गैसेस हमने उसमें फिल की हुई हैं उससे टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा जी, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे, यानी कि आयोनाइजेशन होगी। और वो जो आयोनाइजेशन होगी वो एक कलर पैटर्न की फॉर्म में अपीयर होगी। अब जहाँ जहाँ आयोनाइजेशन होगी वो जो है वो रीजन जो है वो कलरफुल जो है वो आपको नज़र आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो जो रिंग है जो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो कंप्लीट रिंग जो है वो आपको एज अ कलर पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आप उस रिंग से उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो वोल्टेज, जिस वोल्टेज के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे के अंदर फायर किया, हम उस वोल्टेज को ले सकते हैं। देन जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप अपने कॉइल्स को दे रहे हैं वो भी हमारे पास होती है। तो हम इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं उन्हें यूज़ करते हुए हम E/m वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो है वो है जी CRO जो है ये एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, और ये इसकी बहुत से फंक्शनिंग है। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पर जो है इसके यूजेज हैं। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल सिंपली है कि हम एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, उनको एक्सेलरेट करेंगे, और फिर जो है हमारी सर्टन जो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बेंड करेंगी, जो उन्हें इनपुट वोल्टेज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो है वो अपीयर होगा। देन सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम को हम कैथोड रेज भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फिलामेंट है जिसको किसी हाई वोल्टेज से जो है वो चार्ज किया जाएगा। ये जो फिलामेंट है ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अब ये जो फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गन को कोरिस्पॉन्ड करता है। जो है हमारे पास एक्सेलरेटिंग एनोड्स तक जो है वो इलेक्ट्रॉन गन को कोरिस्पॉन्ड करता है। सबसे पहले फिलामेंट से फिलामेंट जो है वो कैथोड को हीट अप करेगा, कैथोड से जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। वो जो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक ग्रिड यूज़ करते हैं। उस ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जो ग्रिड है उसका काम ये है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करे जो कि जो है वो कैथोड से इजेक्ट हो रहे हैं।
अगर ग्रिड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे। ग्रिड जो है और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए ग्रिड जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। हाई एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस ग्रिड में पोर्स की वजह से उसमें से पास आउट कर जाते हैं। और उसके अलावा इसके नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 किस्म के एनोड्स हैं डिफरेंट, और उनका काम ये है कि जी जो फर्स्ट एनोड और जो थर्ड एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, यानी कि वो जो ग्रिड ने जो स्लो डाउन किया था चार्जेस को, एनोड जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होंगे। और इसके अलावा जो मिडल वाला हमारा जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन की बीम को फोकस्ड बीम में बनाता है, यानी कि वो जो बीम है वो बिखरती हुई होगी, उसको जो है वो पैरेलल करेगा। देन हमारे पास जो पैरेलल बीम है यहाँ तक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना है, उनको फोकस करना है, उनको एक्सेलरेट करना है, ये इलेक्ट्रॉन गन करती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 प्लेट्स में से गुजरती है। एक प्लेट है जी हमारे पास एक्स प्लेट, सेकंड प्लेट है हमारे पास वाई। एक्स प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी और जो वाई प्लेट है वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन करती है। अब जो एक्स प्लेट है इन जनरल वो हमारे पास बिल्ट इन सर्किट होता है जो कि इन जनरल टाइम बेस्ड जनरेटर है, यानी कि हमारे पास एक्स पे वोल्टेज जो है वो बिल्ट इन होता है और वो हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करवा देती है। नेक्स्ट जो वाई प्लेट है वो इन जनरल कोरिस्पॉन्ड करती है हमारी इनपुट को जिसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, यानी कि जो आपको प्लॉटिंग चाहिए जिस भी वोल्टेज की वो आप वाई प्लेट पर अप्लाई करते हैं। आपने वाई प्लेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया, देन वो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास टाइम बेस्ड जनरेटर था वो जो है वो पर्टिकुलर एक वेव फॉर्म की शेप में अपीयर होगा। अब ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ये इन जनरल जो है ये सॉटूथ फॉर्म में होता है कि जी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ये वोल्टेज बढ़ता है, देन जो है एक स्पेशल टाइम पीरियड के बाद ये ड्रॉप करता है, देन फिर दोबारा से इसका ये बढ़ना शुरू हो जाता है सॉटूथ फॉर्म में, देन अगेन ये जो है, और इस तरह से हमारे पास जो है एक्स एक्सिस के ऊपर एक जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। देन आपने इसका ग्राफ लोड करना है, वो आप वाई पे इनपुट देंगे, वो जो लाइन है वो वाई पे डिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉपर जो है आपको स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। फाइनली स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन हमारी जो है वो फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, यानी कि जब लाइट वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो करेगी, तो वो जो ग्लो है वो आपको एक पैटर्न की फॉर्म में जो है वो नज़र आएगा। इसके अलावा सीआरओ में जो हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे जो ग्राफ आता है वो फ्लो में होता है। अगर आप उसे जो है वो स्टडी करना चाहते हैं स्टैंडिंग फॉर्म में तो उसके लिए हम कुछ नोब्स हैं वो एडजस्ट करते हैं, जिससे जो है वो हमारा जो इनपुट सिग्नल यानी कि जो आपने वाई पे जो इनपुट दी हुई है अगर उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज़ कर दिया जाए तो देन वो जो आपको जो वेव्स हैं वो स्क्रीन पे स्टैंडिंग नज़र आएंगी। फिर हम सीआरओ को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं हम उन्हें भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ़ ग्राफ्स जो हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी स्टडी कर सकते हैं, उनके टाइम पीरियड, उनकी फ्रिक्वेंसी के दरमियान, उनकी स्पीड के दरमियान जो रिलेशन है वो भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ डबल्ड देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट वुड बी। अगर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को डबल कर दिया जाए तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप दोनों को डबल कर रहे हैं तो ये रेशो में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी तरह से सेम रहेगी। तो इसका जो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सेकंड है जी कि अल्फा पार्टिकल रेंजिंग इन स्पीड फ्रॉम 2000 मीटर पर सेकेंड टू 3000 मीटर पर सेकेंड enter into a velocity selector where the electricity intensity is 100 न्यूटन पर कूलम और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है is 0.046 टेस्ला। द वेलोसिटी ऑफ अनडेविएटेड पार्टिकल वुड बी कि हमारे पास कुछ जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक वेलोसिटी सिलेक्टर में एंटर होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। आपने ये बताना है कि जी वो कौन सी वेलोसिटी है, पर्टिकुलर वेलोसिटी जो कि अल्फा पार्टिकल्स की जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से जो है वो बगैर डेविएट हुए पास कर जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास अनडेविएटेड जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम को अगर आप डिवाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि है जी हमारे पास 0.046 टेस्ला के,
तो हमारे पास वो पर्टिकुलर स्पीड आ जाएगी। तो देन अगर आप 100 को डिवाइड करें 0.046 के, तो मैं नियरली इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूँ 0.05 के, मैंने 0.46 के बिल्कुल क्लोज ले लिया, तो मेरा आंसर जो है वो 2000 आएगा। यानी कि अगर मैं 0.046 से डिवाइड करता हूँ 100 को, तो जो आंसर है वो 2000 के राउंड अबाउट आना चाहिए। तो वो कौन सी ऑप्शन जो है वो जो 2000 के राउंड अबाउट है वो हमारे पास है जी डी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है जी 2173 मीटर पर सेकेंड से जो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे वो अनडेविएटेड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर जाएंगे।